Okay, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो ये जो आप लोगों के एग्जाम्पल नज़र आ रही, इनमें कुछ फ्लिप फ्लॉप्स हैं और कुछ इसमें लैचेस हैं। तो अब ये पहला क्वेश्चन आप देखें। इसमें जो ये सर्किट डायग्राम है, ठीक है, ये नैंड गेट्स लगे हुए हैं। सो इट इज़ नॉट अ लैच एज आउटपुट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंट इनपुट। इनपुट मिल रहा है, ठीक है, और इन्हीं इनपुट के हिसाब से हमें आउटपुट मिल रहा है। और हमने लैच के बारे में पढ़ा था कि लैच वो है जो कि प्रीवियस इनपुट पे, यानी जो आउटपुट है वो प्रीवियस इनपुट पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो अब ये देखें, इट इज़ अ लैच एज आउटपुट डिपेंड अपॉन द प्रीवियस इनपुट। सो ये यहाँ से आउटपुट आ रहा है, ठीक है, और इसको हम एज इनपुट दे रहे हैं, और यहाँ जो आउटपुट आ रहा है वो हम इसको एज इनपुट दे रहे हैं। तो इसलिए ये लैचेस हैं, और ये वाले ऊपर वाले जो हैं ये फ्लिप फ्लॉप्स हैं। ओके, अब ये देखें आप लोग, इसमें इनपुट है, ठीक है जी, ए और बी, और फिर यहाँ पे जो है ये फीडबैक सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ का आउटपुट इसके इनपुट में और यहाँ का आउटपुट इसके इनपुट में। सो इट इज़ आल्सो अ लैच, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें जो है ये काम कर रहा है एज ए इनपुट, सही। ये आउटपुट जो है वो प्रीवियस वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रही है, ये यहाँ पे है, सही। अच्छा जी, सो अच्छा, अब बेसिक फ्लिप फ्लॉप्स विदाउट क्लॉक। The basic flip-flops constructed from NAND gates as shown below. NAND गेट से बने हुए होते हैं, सही। अब ये एक एग्जांपल है SR फ्लिप फ्लॉप्स का, ठीक है। अच्छा, सो ये देखें, एज स्टार्टिंग पॉइंट assume that the set input is equal to 1 and reset is equal to 0। ये SR का मतलब है S सेट R रीसेट, सही। सो यहाँ पे हमने कहीं न कहीं से तो स्टार्ट लेना होगा, सही है, ठीक है। सो यहाँ के लिए हम इस तरह करते हैं, देखिए ये वाला इसका जो आउटपुट है वो इसको एज इनपुट दिया जा रहा है, और ये वाला आउटपुट इसके, तो ये नेक्स्ट के लिए होगा, सही है। नहीं, अगर आप लोग कंफ्यूज हैं तो इसमें आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एक को कहें Q ऑफ T, सही, और दूसरे को कहें Q ऑफ T+1। अच्छा, अब जब T0 होगा तो इसका मतलब होगा Q ऑफ नॉट और Q ऑफ 1, सही। अगर ये प्रेजेंट है तो ये नेक्स्ट है, सही है। और अगर आप इसको प्रेजेंट कहते हैं, अगर आप इसको प्रेजेंट कहते हैं तो फिर इसका मतलब होगा ये वाला प्रीवियस है या पास्ट है, ठीक है। अच्छा, सो अच्छा, आपने कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट लेना होगा, तो जो हम स्टार्ट के लिए सर करते हैं कि हम सेट को 1 ले लेते हैं और रीसेट को 0 ले लेते हैं।
ओके, सो एस इज इक्वल टू 1 और आर इज इक्वल टू 0। सही। अच्छा, पहले नैंड गेट का ट्रुथ टेबल हम देख लेते हैं। नैंड गेट 0 0 0 1 2 इनपुट के लिए 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 0 पे ये 1 आउटपुट देता है नैंड गेट, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 0। क्या मतलब हुआ? इफ एनी ऑफ द इनपुट इज इक्वल टू 0 आउटपुट विल बी 1, यानी अगर एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 है। देखिए, इनपुट 0 तो आउटपुट 1, इनपुट 0 तो आउटपुट 1, और जब एक भी 0 नहीं है इनपुट में से तो फिर आउटपुट 0 है। सही। सो इफ एनी ऑफ द इनपुट इज इक्वल टू 0 आउटपुट विल बी 1। ठीक है, चाहे दोनों 0 हो चाहे एक 0 हो, तब भी आउटपुट 1 ही आता है। जब एक भी 0 इनपुट नहीं रहेगा, ये नैंड गेट का ट्रुथ टेबल है। सही। वैसे चूंकि इसमें नैंड गेट इस्तेमाल होंगे तो वो जो है रिमाइंड करने के लिए सिर्फ ये आप लोगों को बताया जा रहा है। अब हम स्टार्ट लेते हैं। सेट एस को 1 और आर को 0। ठीक है, ये जहन में हो। अच्छा, सो अभी मैंने आपको बताया कि ये इसको हमने 1 लिया है और इसको 0 लिया है ताकि हम स्टार्ट ले सकें। अच्छा, अब ये 1 है तो इसका दूसरा इनपुट x है, यानी हमें पता नहीं है, वो 1 भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, डिपेंड करता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर 1 है तो बस ये 1 होगा, अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 होगा। अब ये हमें पता नहीं है, तो x का मतलब है मे बी 1 मे बी 0। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, सो अब हम यहाँ से एज्यूम कर सकते हैं यहाँ का इनपुट भी x है। ठीक है, तो हम यहाँ से इनपुट एज्यूम कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि r 0 है, तो चाहे ये 0 हो या चाहे ये 1, दोनों केसेस में, ठीक है, ये आउटपुट आपको 1 ही देगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने ट्रुथ टेबल, नैंड गेट का ट्रुथ टेबल में हमने क्या पढ़ा? फंक्शन क्या है? इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 0 आउटपुट विल बी 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एज्यूम नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि अगर ये 0 है तब तो आउटपुट यहाँ पे 1 होगा, और अगर ये 1 है तो ये तो ऑलरेडी 1 है, तो 1 1 ये फिर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब वो श्योरिटी नहीं है कि आउटपुट हमें 1 देगा या 0 देगा। ठीक है, अब यहाँ पे r 0 है ऑलरेडी, तो चाहे ये वाला 0 हो या 1 हो, दोनों केसेस में आउटपुट ये 1 ही देगा। नैंड गेट का ट्रुथ टेबल ये कहता है। सही। अब मसला सॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया है। अब हम इस 1 को देंगे यहाँ पे, ठीक है, 1। अब इसका आउटपुट आ सकता है क्यू डैश का वो तो आ गया 1। सही, वो तो हमने लॉजिक से पता लगाया। और अब 1 1 है, तो 1 1 का आउटपुट हमेशा 0 आता है नैंड गेट के लिए। सही। सो सॉरी, क्या आएगा? पीछे देखते हैं। 0 0 के सर लिए एक 1 क्वेश्चन है सर। 1 है। जी, क्या? एक क्वेश्चन है सर। जी जी। सर अगर इधर नैंड गेट की जगह और गेट लगा होगा सर, तो फिर हमें क्या आउटपुट मिलेगा? और गेट लगाओ? नहीं, इन्हें हम जो है, अगर इस नहीं नहीं, हम इसको जो है यानी या नॉर से, ठीक है, या नैंड से बनाते हैं, अच्छा, ओके सर, ओके, सही, या सॉरी नेट सर। से या नॉर से। सही। और क्योंकि नहीं यूज होता ना सर इसमें? नहीं नहीं, और नहीं, और एंड से नहीं वो कर सकते। सही। ओके सर, ओके। अच्छा, सो अच्छा, यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है, एज आर इज इक्वल टू 0 एंड अदर इनपुट इज इक्वल टू x, सो आउटपुट मस्ट बी इक्वल टू 1। वो मैं बता चुका हूँ अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ द नैंड गेट। अब एस आर का वो क्या होगा? एस अगर 1 है, आर 0 है, ठीक है, तो क्यों हमारा 0 होगा और क्यों डैश हमारा 1 होगा। सही, ये 0 और ये 1। वो क्यों? क्योंकि 1 1 के लिए, अब ये 1 यहाँ पे आया है ना, ठीक है, तो 1 1 के लिए नैंड गेट क्या देता है? 0। और जो हमने पहले बात की थी
कि क्यू और क्यू डैश हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, कंप्लीमेंट होंगे। तो वो बात भी प्रूफ हो गई कि यहाँ पे अगर 1 है तो क्यू कंप्लीमेंट, क्यू कंप्लीमेंट अगर 1 है तो क्यू हमारे पास 0 होगा। सही। सो एस आर के लिए जो ट्रुथ टेबल है वो यूँ आ गया 1 0 क्यू इक्वल टू 0 क्यू डैश इक्वल टू 1। सही। अच्छा, वो तो था अनक्लॉक्ड, ये इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था अनक्लॉक्ड, ठीक है। और अब ये क्लॉक्ड है, तो क्लॉक्ड के बारे में पढ़ते हैं हम। The clocked RS flip-flop is shown in figure। ठीक है, ये है और इसके साथ ये क्लॉक का अरेंजमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से क्लॉक जाएगा और फिर यहाँ पे वो पूरा मैकेनिज्म होगा। ठीक है, जो अनक्लॉक्ड है उसका जो ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ पे S, यहाँ पे R, ये S है और यहाँ पे R है, 2 इनपुट्स और Q और Q डैश 2 आउटपुट्स। ठीक है, जो अनक्लॉक्ड होता है उसमें फिर ये पोर्शन नहीं होता और जो क्लॉक्ड होता है फिर इसमें ये वाला पोर्शन होता है। तो हम इसको इस तरह बनाते हैं, ये ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे, और इस तरह का एक एरो टाइप वो बन जाता है। इसको हम सी भी कहते हैं क्लॉक पल्स। क्लॉक पल्स, यहाँ से क्लॉक पल्स आता है। अब क्लॉक पल्स क्या होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, यहाँ पे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी है। सही है। अच्छा, ये जो है ये राइटिंग, ये मैंने जब मैं स्टूडेंट था इंजीनियरिंग का तब मैंने ये नोट्स लिखी थी। तो मैंने बस आज अलमारी से वो निकाली और इसकी फोटोस्टेट ले ली, पिक्चर्स ली थी। तो ये वही है। ठीक है, आप लोग तो नोट्स वगैरह नहीं बनाते। अच्छा, the output of the two AND gates remains at 0 as long as the clock pulse is 0 regardless of the R and S values। ये क्लॉक पल्स के लिए हमने कौन सा गेट यूज़ किया है, एंड गेट यूज़ किया है। उसकी वजह ये है कि हम इसका इस तरह की अरेंजमेंट चाहते हैं कि अगर क्लॉक पल्स 0 हो तो चाहे दूसरे जो इनपुट हैं वो जो भी हो, चाहे 1 हो चाहे 0 हो, दोनों केसेस में हमें यहाँ पे आउटपुट 0 आए। तो वो कब हो सकता है, वो तभी हो सकता है जब यहाँ पे आप लोग एंड गेट यूज़ करें। अगर आप लोग और गेट यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप और गेट यूज़ करेंगे तो आपके क्लॉक पल्स वाला जो काम है वो नहीं हो पाएगा। उसकी वजह क्या है कि एंड गेट क्या और गेट क्या करता है, अगर क्लॉक पल्स 0 हो, यहाँ से 0 जाए, और यहाँ पे अगर 1 होगा, ठीक है, तो ये फिर भी आउटपुट दे देगा। जबकि हमने कहा है कि क्लॉक ना हो, जब क्लॉक बंद हो 0 हो तो आउटपुट ना दो। मगर और गेट तो ये काम करता है कि अगर एक 0 है और दूसरा नॉन 0 है, वो 1 है, तब भी वो आउटपुट दे देगा, जो कि हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। हम क्लॉक पल्स से एक कंट्रोल स्विच बनाना चाहते हैं। कंट्रोल स्विच ये हो कि हम ये चाहते हैं कि जब क्लॉक पल्स 0 हो, यानी क्लॉक बंद हो, 0 हो, ऑफ हो, तो चाहे यहाँ पे 0 हो या 1 हो, चाहे R और S की जो भी वैल्यू आए, ये काम नहीं करेगी, आपको आउटपुट 0 ही देगा। ये क्लॉक पल्स से हम चाहते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे एंड गेट यूज़ किया है, जो कि एंड गेट ही हमारा ये काम कर सकता है। सही है ना। As the output of the two AND gates remain at 0 as long as clock pulse is 0। इनका आउटपुट 0 ही आएगा आपको। ठीक है, जब तक ये क्लॉक पल्स 0 होगा इनका आउटपुट 0 ही आएगा, रिगार्डलेस ऑफ द आर एस एंड वैल्यूज। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आर और एस जो भी वैल्यू दे, चाहे 0 दे चाहे 1 दे, ठीक है ना, ये ऑफ ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा। When the clock pulse goes to 1, जब क्लॉक पल्स 1 हो जाएगा, ये यानी 1 हो जाएगा। सही। The information from the S and R input is allowed to reach the basic flip-flops। ठीक है, और फिर जब जो है इन दोनों के जो वैल्यूज हैं वो काउंट होंगे। अगर यहाँ पे चूँकि
अब हमने पढ़ा कि क्लॉक पल्स 1 हो गया है, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, क्योंकि हमने कनेक्शन ऊपर भी दिया है और नीचे भी दिया है। अब आर की वैल्यू पे डिपेंड करता है, अगर आर 1 है तो ये 1 होगा, और अगर आर 0 है तो ये 0 होगा। इसी तरह यहाँ पे भी अगर ये 1 है तो यहाँ पे आउटपुट 1 आएगा, क्योंकि एंड गेट है। अगर ये 0 है तो फिर अब देखें चेंजेस आ रही हैं, मगर जब तक क्लॉक पल्स 0 था तो तब चेंजेस नहीं आ रही थी। As long as clock is 1, the output is controlled by the state of S and R inputs। ठीक है, जब क्लॉक 1 हो जाएगा तो फिर जो है कंट्रोल S और R के हाथ में चला जाएगा। अब जो है यानी S और R की वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा। सही। अच्छा, यहाँ इसके लिए एक ट्रुथ टेबल और टाइमिंग डायग्राम हम पढ़ते हैं। सही। ट्रुथ टेबल क्या कहता है? क्लॉक पल्स का, देखें अनक्लॉक पल्स का ट्रुथ टेबल कुछ और तरह से है और क्लॉक पल्स का कुछ और तरह से। ठीक है, सो क्लॉक पल्स के लिए ट्रुथ टेबल को समझने की कोशिश करें। हमने कम्बिनेशंस दी हैं, 2 इनपुट्स हैं तो 2 इनपुट की कम्बिनेशन क्या बन सकती हैं? 0 0 0 1 1 0 1 1। अच्छा, अब इन चारों कम्बिनेशंस के लिए हमने क्लॉक्स जो है वो ऑफ रखा है, यानी क्लॉक को 0 किया है, तो आउटपुट हमारा नो चेंज। एनसी का मतलब है नो चेंज, ये ना, नो चेंज। वो क्यों? सही है, क्योंकि क्लॉक पल्स 0 है, तो चाहे ये 0 0 दे रहा है तब भी आपको आउटपुट वही पुराना वाला देगा, चाहे 1 दे रहा है तब भी आउटपुट वो पुराना वाला देगा। ठीक है ना, और चाहे 1 1 हो 1 0 हो तब भी वो पुराना वाला, 1 1 हो तब भी। ठीक है, तो ये असल में ये चीज़। ठीक है, और अब हमने फिर 0 0 0 1 1 0 1 1 दिए हैं, और इन चारों के लिए हमने क्लॉक जो है अब ऑन कर दिया है, तो अब कंट्रोल इनके हाथ में चला गया। ये एक दफ़ा ऑन हो जाए, अब आपको इजाज़त है कि आप अपनी मर्ज़ी से 0 0 के लिए अपनी वो दे दें, 0 1 के लिए अपनी दे दें, 1 0 के लिए। ठीक, इस तरह। अच्छा, तो 0 0 के लिए नो चेंज। ठीक है, 0 1 के लिए 1, 1 0 के लिए 0, और 1 1 के लिए x। सही। अच्छा, ये x है कि स्टेरिक है? ठीक है, ये नॉट अलाउड, ये इसको हम रेस कंडीशन कहते हैं। सही, वो इसलिए कि हम R और S को कभी भी एक जैसा अगर लेंगे तो ठीक है, तो आउटपुट में जो है ये सर्किट में ख़राब हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि हमने Q और Q डैश को हमेशा एक दूसरे का कम्प्लीमेंट आना चाहिए, जबकि इसके केस में कम्प्लीमेंट नहीं आता, तो इसलिए ये सर्किट काम नहीं कर गया। तो इसलिए आप लोगों ने ये इनपुट कभी भी नहीं देनी। ठीक है ना, 1 1। अच्छा, 0 0 से नो चेंज, 0 1 से आपको आउटपुट 1 देगा और 1 0 से 0 देगा। ये किस तरह? R 0 से R 0 और S 1 से आउटपुट 1 देगा, ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ये देखें, ये वाले। ठीक है, 1 0 के लिए आउटपुट ये 0। ठीक है, 1 0 के लिए आउटपुट 0, 1 0 के लिए आउटपुट 0। ठीक है, इसी तरह 0 के लिए 0 1 के लिए आउटपुट 1। सही, या आप लोग चेक कर भी सकते हैं उसी तरह जिस तरह इससे पहले हमने किया कि आप यानी वो ले लें। ठीक है, सर्किट डायग्राम ले लें, सर्किट डायग्राम में आप R को 0 कर दें और S को 1 कर दें। ये वाला हम कर चुके हैं, ये वाला चलो कर लेते हैं। ठीक है, R को 0 और S को 1, R को नहीं, R 0 S 1 ये तो हम कर चुके हैं, ये R 0 और S 1। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है फिर S के आउटपुट पे। चलो अगर आप लोग कहते हैं तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, R 0 और S 1। ये देखें आप,
आर को 0 कर दें और एस को 1 कर दें और क्लॉक पल्स भी 1 है, सही। तो 0 1 यहाँ पे आउटपुट 1 आ जाएगा, सही। तो ये आप जहन में हो, और यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, सही। सही। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे सर 0 एस पे किस तरह वन आएगा सर? हाँ जब ऊपर आर हमने जीरो दिया है सर जी, आउटपुट जीरो आ गया हाँ, नैंड गेट से, जब ये वो हुआ सर एस को भी वन दिया तो सर ये तो फिर वो नहीं करेगा सर, कंप्लीमेंट हो जाएगा तो सर यहाँ पे जीरो आएगा वन दिए तो। नहीं नहीं, कंप्लीमेंट यहाँ पे होगा, ठीक है ना। क्यू और क्यू डैश आप आपस में कंप्लीमेंट है, सही है। और दूसरा ओके ये सर। कि हाँ 0 1 का एंड गेट 0 आता है, सही। कंप्लीमेंट वैसे आ भी गया यहाँ पे, मगर यहाँ पे कंप्लीमेंट का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। कंप्लीमेंट यहाँ पे क्यों और क्यों डैश हमने इसलिए लिखी है कि हम, यानी कोई और नाम क्यों नहीं दिया, अगर ये क्यों है तो इसको हमने जेड का नाम क्यों नहीं दिया, उसकी वजह ये है कि ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट होंगे, तो इसलिए क्यों और क्यों डैश ये आना चाहिए, सही। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए ये 0 हो गया और ये 0, एंड गेट में अगर एक भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट 0 आता है, ठीक है। तो 0 1 ये 0 हो गया और 1 1 ये 1 हो गया। अच्छा, अब इसको यहाँ पे दें, सही। तो अब एंड लॉजिक आप वो यूज़ करें जो कि आप ऑलरेडी आपको पहले से पता है, सही। कि अगर एक इनपुट भी 0 है तो आउटपुट क्या होगा, बताएं मुझे। नैंड गेट का एक इनपुट भी अगर 0 होगा तो आउटपुट क्या आएगा, 1 होगा ना यार। क्यों में सर वन होगा सर। 1 होगा, इससे पहले मैं पहले स्लाइड में नहीं पढ़ा, ठीक है। नैंड यस गेट सर, का यस सर। लॉजिक ये है कि अगर इनपुट एक भी 0 होगा, एक भी, चाहे दोनों 0 हो तब भी 1 ही होगा। अगर एक भी 0 है तो आउटपुट 1 होगा। तो ये हमें पहले से ये चीज़ पता है, तो इसलिए हम कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट लेंगे ना। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, मैं क्या लिखूँ, प्रीवियस आउटपुट क्या था मुझे क्या पता है, सही। तो इसलिए कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेने के लिए आपको लॉजिक का इस्तेमाल करना होगा, सही है। सो ये तो मैंने खुद से दिए। अब प्रीवियस की वैल्यू का मुझे पता नहीं है, तो प्रीवियस की वैल्यू के लिए हम इस तरह करते हैं कि हम लॉजिक यूज़ करते हैं। जब ये 0 है तो अगर एक भी, अगर ये चाहे 1 है या चाहे 0 है, दोनों केसेस में अब आउटपुट 1 आएगा। तो इसका तो आउटपुट आ गया 1, सही है। तो ये यहाँ पे लिख लें, ठीक है। ये यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो ये भी 1 है, तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, तो 1 1 का नैंड गेट क्या आता है, 0 आता है। तो जब R 0 हो और S 1 हो तो अब तब आउटपुट क्या है, 1 है। याद रखें, R 0 है, R 0 है, S 1 है, R 0 है और S 1 है, ठीक है ना। R 0 है और S 1 है, आउटपुट क्या है, 1। क्लियर हो रहा है, सही। अब 1 0 के लिए कर लें, यस सर। हाँ 1 0 के लिए कर लें, 1 0 के लिए भी आसान है। जब R 1 है और S 0 है, जब R 1 है और S 0 है और क्लॉक पल्स तो जाहिर बात हमने 1 लिया है, ठीक। तो अब 1 1 का एंड गेट 1 आता है और 1 0 का एंड गेट 0 आता है, सही। अच्छा, अब यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे क्योंकि इसके लॉजिक का हमें पता है। अगर ये 0 है, अगर प्रीवियस आउटपुट 1 हो या 0 हो, दोनों केसेस में एंड गेट यहाँ पे आउटपुट क्या देगा, बताएं मुझे। वन। 1 देगा, हाँ, ठीक है ना। जब एक भी इनपुट 0 हो तो आउटपुट 1 होगा, चाहे यहाँ पे 0 हो चाहे यहाँ पे 1 है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे अगर 1 है तो कुछ और आउटपुट देता है और अगर 0 है तो कुछ और आउटपुट देता है। तो इसलिए इसमें कंफर्म नहीं हो, श्योर नहीं है, यहाँ पे श्योरिटी है। चाहे 1 हो चाहे 0 हो, एक इनपुट 0 है तो ये 1 है, सही। अब इस 1 को इधर ले जाएं, इस 1 को इधर लिखा तो ये तो ऑलरेडी ऊपर 1 है, यहाँ से आया है। तो 1 1 का आउटपुट क्या होगा, नैंड गेट का 0। जीरो। तो जब R 1 है और S 0 है तब आउटपुट क्या आया, हमने क्यों को देखना होगा, क्यों कंप्लीमेंट को नहीं, ठीक है। तो आउटपुट क्या है, 0 है। यहाँ पे देखते हैं, तब आउटपुट 0 है, ये वाला, ठीक है।
और ये इनपुट आप लोगों ने नहीं देने, ठीक है, इससे वो सर्किट का आउटपुट ख़राब हो जाएगा, सही है ना। उसकी वजह ये है कि इससे कंप्लीमेंट नहीं आता। आप आर को 1 भी ले लें, एस को भी 1 ले लें, तो क्यू और क्यू डैश की वैल्यू एक जैसे आ जाएगी, जो कि हो ही नहीं सकता। कभी इस तरह हुआ है कि यहाँ पे ये जो है यहाँ पे और यहाँ पे एक जैसी वैल्यू आई हो? हाँ, कभी इस तरह हो सकता है? नो सर, नो सर। नो सर। आप इन्वर्टर भी लगा लें और फिर कहेंगे कि इन दोनों की वैल्यू से सेम है, यहाँ पे मैं 0 दे रहा हूँ तो ये भी 0 दे रहा है, और यहाँ पे 1 दे रहा हूँ या तो इस तरह नहीं हो सकते। इसी तरह ये भी है, क्यू और क्यू कम्प्लीमेंट, ये असल में क्यू कम्प्लीमेंट क्या है? इन्वर्टर है इसका, सही। तो नॉन इन्वर्टेड और इन्वर्टेड की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती, तो इससे असल में क्यू और क्यू डैश की वैल्यू सेम आ जाती है, जो कि सर्किट की आउटपुट की लॉजिक की वो है अगेंस्ट है। तो इसलिए आपने ये वाला कभी भी आर को 1 और एस को 1 नहीं देना, बाकी आप दे सकते हैं, ठीक है ना। 0 0 पे ये नो चेंज देता है। अब इसकी टाइमिंग डायग्राम की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए ये क्लॉक है, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 इस तरह दे रहा है, ठीक है। ये आर गिवन पेपर में इस तरह होगा, ये तीनों आप लोगों को दिए गए होंगे, ठीक है। और आप लोगों को कहा जाएगा कि क्यों आउटपुट फाइंड करें, सही। आप लोगों ने किस तरह फाइंड करना, आप लोगों ने इस टेबल की मदद से इसको फाइंड करना होगा, ये जो टेबल पूरा, सही। सो अच्छा, जब आर 0 है और एस भी 0 है, ये वाला, जब आर 0 है और एस भी 0 है और क्लॉक पल्स भी 0 है, तो ये वाला केस हुआ, ठीक है ना। तो आउटपुट नो चेंज, चलो नो चेंज में ये कह देता हूँ कि प्रीवियस 0 था तो ये भी 0 हो गया, सही है, आउटपुट 0 ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब क्लॉक यहाँ तक, यहाँ पे आ जाए, क्लॉक 1 हो गया, सही है, और आउटपुट क्या है? एस 1 और आर, ये इन्होंने ये दिया है या ये दिया है, 0 और 0, दोनों 0 लिए। अच्छा असल में मैं जब दूंगा तो फिर इस तरह डैश डैश लगाऊंगा, तो ताकि पता लगे कि ये असल में कहाँ से इस तरह आ रहा है, ये इस तरह है, इस तरह इन्होंने किया है, ठीक है। अच्छा, क्लॉक पल्स 1 है, आर क्या है? 0 है, लेकिन नीचे है, यहाँ पे ऊपर हुआ है, और एस भी नीचे है, 0 है, तो क्लॉक पल्स 1 है, आर 0 है और एस भी 0 है, तो नो चेंज। नो चेंज का मतलब ये है कि पहले जो था वही ही है, अगर पहले 1 था तो अब भी 1 है, अगर पहले 0 है तो अब भी 0 है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे इस केस में, नो चेंज के केस में, यानी 0 0 0 नो के केस में इनिशियली वो 1 ले लेता है, तब भी सही है। क्योंकि उसने ये एज्यूम किया है कि पहले से 1 था। तो पहले से 1 था तो नो चेंज का मतलब है कि अब भी 1 ही होगा। तो अब जब यहाँ पे इस तरह करेगा, जब ये वाला स्टूडेंट यहाँ से फिर इस लॉजिक की तरफ आएगा 1 0 0, यानी 1 0 0, तब भी वो यहाँ पे 1 ही पर ले, ठीक है ना, 1 ही, क्योंकि उसने 1 लिया था प्रीवियसली, अब भी नो चेंज है, तो नो चेंज का मतलब है कि अगर पहले से 1 है तो अब भी 1 ही ले ले। ये ना हो कि पहले से उसने 1 दिया है और अब जो है वो यहाँ पे 0 कर दें, नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 नहीं लिखा, बल्कि यहाँ पे क्या लिखा है? नो चेंज, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ये है क्लॉक पल्स 0 है, तो जब क्लॉक पल्स 0 हो तो बस अंधे करके जो है आप लोग नो चेंज लिख दें, ठीक है ना, आंखें बंद करके नो चेंज लिखते हैं। उसकी वजह ये आर और एस की वैल्यू को देखने की ज़रूरत नहीं है, देखिए आर 0 है और एस 1 है, आर 0 है और एस 1 है, ठीक है ना। मगर क्लॉक पल्स क्या है? इस केस में 1 है, तो इसकी आउटपुट 1 आएगा। मगर अब इस केस में देखें, आर क्या है? 0 है और एस क्या है? वो 1 है, ठीक है। मगर क्योंकि क्लॉक पर 0 है तो इसलिए 1 नहीं आएगा, ठीक है, और वो ये वाला आ जाएगा, नो चेंज। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्लॉक पर 0 हो तो फिर
चाहे आउटपुट जो भी होगा इनपुट के हिसाब से अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब क्लॉक पल्स देखिए 1 हो गया। अब जब 1 हो जाता है तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे इस डेटा को देखना होगा। ठीक, क्लॉक पल्स 1 है, आर 0 है और एस 1 है। आर 0 और एस 1, तो क्या आउटपुट है बताएं मुझे। जब आर 0 हो और एस 1 हो तो आउटपुट क्या है? 1 1 1 है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं 1 की तरफ चला गया। सही, ठीक है। अच्छा अब क्लॉक पल्स फिर 0 हो गया। अब फिर आप लोगों ने ऊपर वाले पोर्शन को देखना होगा। क्लॉक पल्स 1 0 आर 1 और अच्छा जब क्लॉक पल्स 0 हो तो मुझे आर और एस की वैल्यू को देखने की ज़रूरत है। नो सर, नो चेंज आएगी सर। नो चेंज आएगा, तो इसकी वैल्यू को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। वह क्लॉक पल्स वो है 0 है, तो जो प्रीवियस आउटपुट था वही आप लोग इधर लिखते हैं। सही। अच्छा अब क्लॉक पल्स 1 हो गया। अब मुझे आर और एस की वैल्यू को देखने की ज़रूरत है। आर 1 एस 0, आर 1 और एस 0, ये वाला केस है। आउटपुट क्या है? 0 सर। 0। आउटपुट यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है। अब क्लॉक पल्स 0 है तो मुझे आर और एस की वैल्यू को देखने की ज़रूरत है। नो सर, हाँ, क्या नो करना चेंज। चाहिए मुझे? नो चेंज। तो ये यहाँ से नो चेंज। ठीक है। अच्छा फिर क्लॉक पल्स 1 हो गया। अब आर क्या है? 0 है और एस क्या है? 0। 0 आर भी 0 हो और एस भी 0 हो तो आउटपुट क्या होगा? नो नो चेंज चेंज सर, हाँ, नो चेंज। नो चेंज। ठीक है ना, तो इसलिए ये मैं उसी तरह नो चेंज में जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा जी, सो ये था आर एस के लिए इस तरह। ठीक है। For high clock pulse, R and S both should not be high because their zero occur arrays condition। ठीक है, इसलिए ये मैंने अभी आपको बताया कि जब क्लॉक पल्स हाई हो यानी 1 हो तो R और S दोनों की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, शुड नॉट बी हाई। इससे मैंने आपको बताया कि क्यों और क्यों डैश की जो है वो वैल्यू एक जैसे आती है, तो जिसकी वजह से ये बात गलत है। सही। ओके, सो तो आखिरी वाला केस आप लोगों ने नहीं लेना, यानी R1 और S1। सही। अच्छा और डी लैच। ठीक है, डी लैच में आप लोग देख रहे हैं एक इनपुट है, बाकी में दो इनपुट्स होती हैं और इसमें एक इनपुट है। सही, डी। तो ये जो है यानी उसका फीडबैक का पोर्शन है। सही, आर और इसके यानी अंदर वाला हिस्सा जो है वो आर एस फ्लिप फ्लॉप की तरह है, ये वाला बिल्कुल आर एस फ्लिप फ्लॉप की तरह। सही। सो जो आर है, आर की वैल्यू है वो डी की कम्प्लीमेंटेड वैल्यू है और एस की जो वैल्यू है वो डी की अनकम्प्लीमेंटेड वैल्यू है। यानी अगर मैं यहाँ पे 1 देता हूँ तो आर को 0 मिल रहा है और एस को 1 का 1 ही मिल रहा है। और अगर मैं डी को 0 वैल्यू दूँ तो ये चूंकि कम्प्लीमेंटेड वैल्यू है तो ये 1 हो जाएगा और ये अनकम्प्लीमेंटेड एज इट इज़ ही है वो 0 ही रहेगी। सही। तो इसका वो पढ़ते हैं हम ट्रुथ टेबल। अच्छा 0 1 0 1। ठीक है, अगर प्रीवियस आउटपुट 0 है, ठीक है, तो अगर 0 मैं दे देता हूँ तो आउटपुट 0 ही आएगा और अगर 1 देता हूँ तो आउटपुट 1 आएगा। सही। इसी तरह अगर प्रीवियस वैल्यू 1 है तब भी 0 अगर मैं दूंगा इधर डी को तो तब 0 देगा और 1 दूंगा तब भी 1 देगा। सही। तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि डी डी जो है डी फ्लिप फ्लॉप में, सही, डी की जो वैल्यू होगी, इनपुट की जो वैल्यू होगी आउटपुट की वही ही वैल्यू होगी।
डी फ्लिप फ्लॉप सबसे आसान फ्लिप फ्लॉप है। उसमें ये लॉजिक है कि डी की जो वैल्यू होगी वो आउटपुट की वही ही वैल्यू होगी, चाहे प्रीवियस वैल्यू जो भी हो। ये असल में क्यों जो है ये प्रीवियस वैल्यू को शो करता है और ये नेक्स्ट वैल्यू को शो करता है, ठीक है। चाहे प्रीवियस वैल्यू 0 हो या चाहे प्रीवियस वैल्यू 1 हो, इसका कंट्रोल किसके हाथ में है? डी के हाथ में। सही। ये अनक्लॉक्ड है, इसमें क्लॉक नहीं है। जब क्लॉक आ जाएगा फिर कंट्रोल क्लॉक के पास पहले चले जाएगा। जब क्लॉक 0 होगा तो फिर आप आउटपुट 0 ही देगा, चाहे डी 1 हो या चाहे 0 हो, ठीक है। और जब क्लॉक पल्स 1 हो जाएगा फिर उसके बाद डी पे डिपेंड करता है कि डी अगर 0 है तो आउटपुट 0 होगा, डी 1 है तो आउटपुट 1 होगा। समझ आ रही है आप लोग? तो डी फ्लिप फ्लॉप में ये कमाल है कि इसका इनपुट और आउटपुट एक ही जैसा होता है, बस ये आप लोग सुन लें, ठीक है। डी अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 होगा और अगर 0 है तो आउटपुट भी 0। इट परफॉर्म्स बफरिंग। बफर क्या करता है? बफर आप लोगों ने को मैंने मिड टर्म में भी बताया था, बफर इसको कहते हैं, इसको यानी जो यानी बबल के बगैर, ठीक है ना। बबल वाला तो इन्वर्टर है, ये जो है ये बफर नहीं है, दिस इज इन्वर्टर। लेकिन इसको इन्वर्टर कहते हैं और इसको बफर कहते हैं। तो बफर क्या होता है? 1 देते हैं तो 1 देता है और 0 दे दें तो 0 देता है, ये। सो इट परफॉर्म्स व्हाट? बफरिंग। सही। अच्छा, अगर आप उसको देखें तो ये मैंने आपको बताया था कि ये दोनों गिवन होंगे और ये आप लोगों ने फिर फाइंड करना होगा। सही। सो अच्छा, ये अटेंडेंस में ले लेता हूँ। ओके, सो अब ये देखें, क्लॉक पल्स 0 है, ठीक है ना, तो आउटपुट 0 ही आएगा चाहे डी जो भी हो। क्लॉक पल्स 1 बन गया तो अब चूंकि डी 0 है तो कंट्रोल डी के हाथ में है तो आउटपुट भी 0 ही होगा। क्लॉक पल्स 1 है, डी 1 हो गया तो आउटपुट भी 1 है, तो इसलिए मैंने कहा था कि आउटपुट जो है वो इनपुट पे डिपेंड करता है। डी 0 है तो आउटपुट 0, मगर शर्त यह है कि क्लॉक पल्स 1 है। क्लॉक पल्स 0 है, ठीक है ना, तो नो चेंज।